हेलो दोस्तों, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है जनरल हैंड टूल्स एंड मार्किंग टूल्स। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और जानते हैं कि जनरल हैंड टूल्स और मार्किंग टूल्स के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो जनरल हैंड टूल्स में जो होता है, देखिए हैंड टूल्स में सबसे पहले हमारा आता है वाइस। कि वाइस क्या होता है? देखिए वाइस एक औजार या फिर किसी भी वर्क पीस को पकड़ने के काम में आता है। एक होल्डिंग टूल है ये। तो ये भी चार तरीके के होते हैं। पहला बेंच वाइज, दूसरा पाइप वाइज, तीसरा होता है पिन वाइज और चौथा हैंड वाइज। तो आइए हम लोग आगे इन चारों के बारे में जानते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं बेंच वाइज के बारे में, जो कि वाइज का पहला प्रकार है। तो देखिए बेंच वाइज जो होता है वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, बेंच वाइज में दो जाव होते हैं, जो कि जबड़े जिसको बोलते हैं। ये हमारे वर्कपीस को पकड़ने का काम करता है। और ये दो टाइप का होता है, जिसमें से पहला है स्वीवेल बेस और दूसरा है फिक्स बेस। देखिए इनके जो वर्गीकृत किया है, इनको बांटा गया है दो अलग अलग टाइप में। ठीक है, ये इनके बेस, जो इनका बेस होता है उसके थ्रू, उसके हिसाब से बांटा गया। तो स्वीवेल बेस जो होता है वो नॉर्मली टूल रूम वगैरह के लिए यूज किया जाता है। ये इसलिए यूज किया जाता है टूल रूम में कि टूल रूम में अलग अलग एंगल पे या फिर अलग अलग वर्क पीस को अलग लोकेशन में सेट करना होता है, हमें पकड़ना होता है, होल्ड करना होता है। तो स्वीवल जो बेस होता है, इसका बेस जो होता है वो अलग अलग एंगल पे फिक्स हो सकता है, अलग अलग डायरेक्शन में उसको हम घुमा सकते हैं। लेकिन जो फिक्स बेस होता है, फिक्स बेस को हम नॉर्मली वर्कशॉप के अंदर, जो छोटा वर्कशॉप या फिटर वर्कशॉप होता है, वहां पे यूज किया जाता है। ये एक फिक्स होता है, एक टेबल के ऊपर इसको नट और बोल्ट की सहायता से फिक्स कर दिया जाता है। और ये कास्ट आयरन का बना हुआ होता है, इसकी पूरी बॉडी जो कि कास्ट आयरन की बनी हुई होती है। इसमें दो जॉ होते हैं, जो कि जबड़े होते हैं। एक जॉ फिक्स होता है और दूसरा मूव करता है आगे से पीछे की ओर। ठीक है, तो ये होता है बेंच वाइस, जिसको बेंच वाइस, इसको बेंच पे लगाया जाता है, इसलिए इसका नाम है बेंच वाइस। इसके द्वारा हम एक किसी भी समतल या फिर सपाट वर्कपीस को पकड़ने में सक्षम होते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं पाइप वाइस में। देखिए इसका भी काम है पकड़ना, होल्डिंग टूल ये भी है, लेकिन ये भी वाइस का एक प्रकार है। इसके द्वारा हम पाइप को पकड़ने का काम करते हैं। देखिए जैसे कि हम बेंच वाइस में अगर पाइप को हम पकड़ेंगे तो उसमें हमारा स्लिप होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो सपाट वर्कपीस को पकड़ने के लिए बना हुआ है। लेकिन पाइप वाइस में जो जॉ होते हैं, जो जबड़े होते हैं, वो भी आकार के होते हैं। और दूसरा कि पाइप वाइस जो होता है वो वर्टिकल पोजीशन में अधिकतर काम करता है। वर्टिकल पोजीशन मतलब कि वो समतल से सीधा ऊर्ध्वाधर खड़ा, मतलब वर्टिकली खड़ा है वो। तो इसमें एक जॉ नीचे की तरफ जो कि बेस में बना हुआ होता है, वो फिक्स होता है। और दूसरा जॉ जो स्पिंडल, मतलब एक जो चूड़ीदार बेलन है, उस पे एक स्पिंडल, एक जॉ फिक्स होता है। ठीक है, जो कि स्पिंडल घुमाने पे एंटी क्लॉकवाइज खुलता है और क्लॉकवाइज टाइट होता है। तो इसका जो पाइप वाइज है, इसका सबसे ज्यादा जनरली यूज किया जाता है प्लम्बिंग के कामों में। प्लम्बिंग मतलब कि जिसमें पाइप वगैरह का जहां पे भी काम होता है, वहां पे प्लम्बिंग के कामों में इसका यूज किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे पिन वाइज के बारे में। देखिए पिन वाइज भी एक वाइज है, लेकिन ये और कामों के लिए नहीं है। इसको नॉर्मली जो घड़ी बनाते हैं, जो भी दुकान देखे होंगे आप लोग, या फिर जैसे बड़े बड़े जो शॉप होते हैं, शोरूम्स होते हैं, वहां पे वॉच मेकर जो होते हैं, जो घड़ी बनाते हैं, उन लोगों को पिन वाइज की जरूरत पड़ती है ना। इसके द्वारा हम बहुत छोटी छोटी तारों, जो बहुत पतले तार है या फिर पिन है ना, उन चीजों को पकड़ने का काम करते हैं। इसमें देखिए चक होता है, जो कि एक थ्री जॉ चक इसको बोलते हैं। ये चक होता है, इसको जब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये जो चक होता है ये बाहर की ओर निकलता है और टाइट होता है। जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये जो तीनों जॉ है इसके, ये पीछे की तरफ आते हैं और ये ढीला हो जाता है। ठीक है, तो जब हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो तीनों जॉ एक साथ एक समान दूरी पर निकल के किसी भी हमारे पतले पिन या फिर पतली तारों को पकड़ने का काम करती हैं। तो पिन वाइज का जनरली यूज घड़ी बनाने के कामों में किया जाता है, क्योंकि घड़ी में छोटी छोटी सुइयां और बहुत पतले पतले उसमें पिन होते हैं, तो उसको इसको यूज करने के लिए घड़ी बनाने के काम में किया जाता है। अब आते हैं हम हैंड वॉइस में। देखिए जिस तरीके से हम लोगों ने पिन वाइज के बारे में पढ़ा कि उसको घड़ी बनाने के लिए नॉर्मली यूज किया जाता है, और उसी तरह से हैंड वाइज है, इसको भी नॉर्मली या फिर सामान्यता जो है, चाबी, जो चाबी बनती है, घर की ताले की चाबियां बनती हैं, उस उन चाबियों को बनाने के लिए हम लोग हैंड वाइस का यूज करते हैं। ये भी एक तरीके का छोटा सा टूल होता है, जो कि
एक हाथ में ही इसका यूज किया जा सकता है। इसमें फ्लाइंग नट होता है और दो जॉज होते हैं। एक जॉ फिक्स होता है और दूसरा जॉ जो होता है वो स्प्रिंग के थ्रू और स्पिंडल के थ्रू आगे से पीछे की तरफ मूव मूव करता है। इसकी भी बॉडी जो होती है वो पूरी तरह से कास्ट आयरन की बनी हुई होती है। ठीक है। इसको चाबी बनाने के लिए, छोटे कामों के लिए इसका भी यूज किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि हैंड टूल्स में और दूसरा जो टाइप है उसका है हैमर। ठीक है। तो हैमर जो होता है वो स्ट्राइकिंग टूल है। किसी भी चीज पे झटका देने का काम करता है, स्ट्राइक करने का काम करता है, फिर मारने का काम करता है। तो ये दो तरीके के होते हैं, हार्ड फेस हैमर और सॉफ्ट फेस हैमर। जो इनका फेस है, जो इनका सतह है जिसके द्वारा हम चोट करते हैं, चोट मारते हैं, वो हार्ड और सॉफ्ट होता है। उसी के आधार पर इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। तो हार्ड फेस हैमर में देखिए, हार्ड फेस हैमर को भी चार भागों में डिवाइस किया गया है और सॉफ्ट फेस हैमर को भी चार भागों में डिवाइस किया गया है। तो हार्ड फेस हैमर में हम लोग पहले देखते हैं, पहला है बॉल पिन हैमर, फिर दूसरा है क्रॉस पिन हैमर, तीसरा है स्ट्रेट पिन हैमर और चौथा है स्लेज हैमर। और फिर सॉफ्ट हैमर्स में देखते हैं हम लोग, फिर है रॉ हाइड मेटल हैमर, ठीक है, मैलेट हैमर, ब्रास हैमर, प्लास्टिक हैमर और हार्ड रबर हैमर। तो ये सारी चीजें, ये चार और पांच के हिसाब से डिवाइड किया गया है हार्ड फेस हैमर और सॉफ्ट फेस हैमर को। तो हम लोग इसको आगे पूरी अच्छे से डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, अब आगे हम लोग हार्ड फेस हैमर, पहले हम लोग जानेंगे बॉल पिन हैमर के बारे में। देखिए, बॉल पिन हैमर जो नॉर्मली यूज होता है, इसका पर्पज है ले आउटिंग, जहाँ पे किसी भी चीज को हमें दर्शाना है, रिवेटिंग का या फिर चिपिंग का, है ना, जहाँ पे फॉर्मिंग का काम, जहाँ पे एक से दूसरे आकार में ढालना है किसी चीज को, तो वहां पे हम लोग नॉर्मली जनरली जो बॉल पिन हैमर होता है इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। इसमें कई सारे भाग होते हैं अलग अलग। ठीक है। देखिए, जो सामान्यता है, सामान्य सी बात है, इसका नाम बॉल पिन हैमर क्यों पड़ा। देखिए, इसमें जो पिन है, जो पीछे का हिस्सा है, इसका जो टेल है, वो पिन के बॉल के आकार का है, मतलब कि गोल है। ठीक है। ठीक है। तो इसीलिए इसका बॉल पिन हैमर नाम पड़ा। तो इसमें देखिए, ये जो इसका नीचे का हिस्सा है यहाँ पे, ये इसका फेस हो गया। ठीक। ये हो गया हमारा चीक, जो कि उसके गाल होते हैं। ठीक है। देखिए, हैमर को नॉर्मली हम अपने चेहरे से अगर लेते हैं तो ठीक उसी तरीके से फेस हो गया हमारा ये सीधा हिस्सा, चीक हो गया, ठीक है, हमारे आई होल हो गए, ठीक है, और ये हमारा नेक हो गया। जो हमारा गला है, गले के नीचे का हिस्सा है, वो हमारा पिन का काम करता है। तो पिन इसमें कैसा है, गोल होता है। तो गोल हिस्सा कैसे हो गया, जो गोल वाला हिस्सा है उसी की वजह से उसका नाम बॉल पिन हैमर पड़ गया। नॉर्मली इसका हम लोग लकड़ी के कामों में, जो होल होता है लकड़ी के कामों में जो अधिकतर यूज किया जाता है, उस जगह पे हम लोग बॉल पिन हैमर का यूज करते हैं। ठीक है। या फिर जमूरा हैमर का काम हम लोग करते हैं। तो इसी तरीके से ये हो गया बॉल पिन हैमर। अब हम लोग जाने क्रॉस पिन हैमर। देखिए, क्रॉस पिन हैमर में इसका भी काम लगभग सेम ही है। ये हैवी वर्क और स्पेटरिंग हॉट मटेरियल को काटने के या फिर उसको मोड़ने के काम में आता है, उसमें निशान लगाने के काम में आता है स्मिथी शॉप के अंदर। तो इसमें भी जो भाग होते हैं, है ना, जो अलग अलग, जैसे कि फेस, चीक, नेक, होल, ये सारी चीजें, आई होल, ये सारी चीजें सेम होती है, लेकिन जो उसका पिन है वो पिन क्रॉस होता है। जैसे कि हमने अगर किसी चीज को सीधा देख रहे हैं हम, तो वो हो गया स्ट्रेट, लेकिन अगर कोई रेखा उसको उसी के समांतर में काट दे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस। तो इसका जो पिन है, इसका पिन जब इसको हम हैंडल की तरफ से यहाँ से देखेंगे तो इसका पिन हमारी उस रेखा को विभाजित करेगा, मतलब दो भागों में बांटेगा, मतलब क्रॉस करेगा। तो इसीलिए इसको क्रॉस पिन हैमर, इसका जो पिन होता है वो क्रॉस की डायरेक्शन में होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्रॉस पिन हैमर बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि स्लेज हैमर पे। स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर देखिए, ये भी हैमर सेम है, जैसे कि क्रॉस पिन हैमर था उसी तरीके से ये भी स्ट्रेट पिन हैमर है, लेकिन उसमें क्या हो रहा था, जब भी हम हैंडल की तरफ से देख रहे हैं तो उसका जो पिन है वो क्रॉस की रेखा बना रही थी। ठीक है। लेकिन स्ट्रेट पिन हैमर में क्या होता है कि हमारी जो रेखा है, जो हम हैंडल की तरफ से देखेंगे तो उसका पिन भी हमें उसी रेखा में दिखाई देगा। ठीक है। मतलब उसी रेखा में समांतर रहेगा, तो उसको हम लोग स्ट्रेट पिन हैमर बोलते हैं। इसके भी जो भाग होते हैं हैमर के, वो सारे भाग सेम है। इसके भी फेस, चीक, आई होल, नेक, ये सारी चीजें सेम होती हैं। बस इसका पिन जो होता है, उस पिन को हम लोग स्ट्रेट में देखते हैं, इसलिए इसको स्ट्रेट पिन हैमर बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं स्लेज हैमर पे। स्लेज हैमर
स्लेज हैमर जब हमको हैवी काम करना होता है, ठीक है, स्मिथी शॉप के अंदर बहुत मोटे मोटे वर्कपीस जब हमको उसको अलग अलग आकार देना होता है, तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, स्लेज हैमर का यूज करते हैं। ये इसका वजन 2 केजी से लेकर 10 केजी के बीच होता है, या फिर उससे अधिक भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग हैवी वर्क के लिए यूज करते हैं, इसीलिए इसको स्लेज हैमर बोला गया है। इसमें भी जो भाग है, ठीक है, इसमें जो भाग है, इसमें कोई भी पिन नहीं होता है, इसमें दोनों साइड से फेस होते हैं, चिक होता है, आई होल होता है, ठीक है, इसमें नेक नहीं होता। तो इसीलिए इसको स्लेज हैमर, ये भारी कामों के लिए यूज किया जाता है, इसको स्लेज हैमर बोलते हैं। अब हम लोग जानेंगे सॉफ्ट हैमर के बारे में। देखिए, सॉफ्ट हैमर में जनरली जो सबसे सामान्यतः यूज होता है वो होता है मैलेट, जो कि लकड़ी का बना हुआ होता है, ठीक है। इस पे चमड़े की एक कवर चढ़ाई होती है। इसको हम लोग जनरली यूज करते हैं, सामान्यतः यूज करते हैं किसी ऐसी जगह पे जहां पे हमें निशान नहीं चाहिए, जहां पे हमें स्ट्राइक करने से हमारे मशीन पार्ट जो है उस पे हमारा कोई निशान ना पड़े, ठीक है, उस पे कोई दाग ना आए, तो उस जगह पे हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कोई फिनिश वर्क पीस है, उसमें अगर कहीं पे भी हमें कुछ थोड़ा बहुत हैमरिंग का काम है, तो वहां हम लोग मैलेट का यूज करते हैं, ठीक है। ये इसका जो फेस होता है ये बहुत सॉफ्ट होता है, इस पे चमड़े का कवर चढ़ा होता है, या फिर ये रबड़ का भी होता है, ठीक है, प्लास्टिक हैमर भी होता है। तो मैलेट जनरली यूज किया जाता है अधिकतर कामों के लिए, है ना, और ये कम खर्चेलू होता है, इसीलिए हम लोग इसी को यूज करते हैं। अब हम लोग जानेंगे चीजल्स के बारे में। देखिए, हैंड टूल्स, जब भी हैंड टूल्स की बारी आती है, तो हैंड टूल में भी बहुत सारी कैटेगरी होती है ना। तो हैंड टूल में मेजरिंग, हैमरिंग, ये सारी टूल्स आते हैं, जिसमें कटिंग टूल्स भी आते हैं। तो कटिंग टूल्स हम लोगों के जनरली चीजल्स होते हैं, ठीक है। चीजल हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जहां पे हम लोग हैमर के द्वारा, है ना, हैमरिंग करके हम उस चीज को निकाल सकें, या फिर जहाँ बहुत छोटी मात्रा में किसी सरफेस पे, फिर किसी कॉर्नर में कोई चीज काटनी है, या फिर उस जगह से चिप्स को, जो छोटे छोटे चिप्स हैं, उनको छोटे छोटे चिप्स के रूप में निकालना है ना। तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, चीजल्स का यूज करते हैं। देखिए, चीजल्स भी कई तरीके के होते हैं, ठीक है। छोटे पीसेस को काटने के लिए चीजल का यूज हम लोग करते हैं। चीजल भी कई टाइप के होते हैं, जैसे कि फ्लैट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, क्रॉस कट चीजल, है ना, काउ माउथ चीजल, साइड कट चीजल, राउंड नोज चीजल। तो हर चीजल का अलग अलग जगह पे काम होता है, ठीक है। तो हम लोग जैसे फ्लैट चीजल है, किसी समतल जगह पे, किसी समतल सरफेस पे अगर कोई उभरी हुई चीज है, तो उसको हम लोग छोटे छोटे पीसेस में काट सकते हैं, छोटे छोटे चीज में काट सकते हैं। देखिए, चीजल्स के द्वारा हम नॉर्मली जो शीट मेटल होता है, पतले शीट होते हैं, उसके उसको भी हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। डायमंड पॉइंट चीजल जो है, इसके द्वारा हमको कहीं पे भी अगर ग्रुप बनाना है, कहीं खांचा बनाना है, तो अगर नुकीला खांचा बनाना है, तो वहां हम लोग बना सकते हैं। क्रॉस कट चीजल जो है, ठीक है, इसके द्वारा हमको कोई आकार अगर देना है उस चीज पे, किसी वर्क पीस पे हमें कई सारी पीसेस करने हैं क्रॉस कट के द्वारा, तो हम लोग इसको, इसके द्वारा हम हल्का हल्का छोटा पतले ग्रुप बनाने के काम में आता है, ठीक है। काउ माउथ चीजल है, काउ माउथ चीजल के द्वारा हम किसी भी रबड़ के या फिर किसी भी चमड़े की चीजों में होल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजल्स के अलग अलग काम है, अलग अलग स्थानों पे, ठीक है। अब जानेंगे हम लोग हैंड फाइल्स के बारे में। देखिए, हैंड टूल्स की जब बात हो रही है, तो हैंड फाइल आना आवश्यक है, और जो हैंड फाइल है वो एक फिटर का एक बहुत मेन औजार, जिसको बोलते हैं हथियार होता है, ठीक है। तो हैंड फाइल जो होता है वो नॉर्मली एक कटिंग टूल के अंतर्गत ही आता है। इसका भी काम है लोहे को, या फिर किसी भी तरीके के लोहे को छोटे छोटे दाने के रूप में उस जगह से हटाना, उस जगह से काटना, ठीक है, ठीक है। ये अपने दांतों की सहायता, इसमें जो दांते बने हुए होते हैं उसकी सहायता से ये छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे चिप्स के रूप में लोहे को काटने का कार्य करता है। इसके भी देखिए कई सारे भाग होते हैं। जैसे देखिए, ये नुकीला भाग जो कि हैंडल में लगा हुआ होता है, इसको टैंक बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे जो हल्का सा उभरा हुआ भाग है, या फिर खाली जगह जिसको बोलते हैं, उसको हिल कहते हैं, ठीक है। जितने दूर में इसके दांते बने हुए होते हैं, जिसमें इस पे कटिंग, जो दांते बने हुए होते हैं इसके, उसको कटिंग एज बोलते हैं, ठीक है। और जो सबसे आगे में, फाइल के सबसे आगे में हल्की सी एक ट्रायंगल सी शेप बनी होती है, जिसको हम लोग पॉइंट बोलते हैं। तो ये जो हैंड फाइल है उसके कुछ स्पेसिफिक नाम है अलग अलग भाग के। तो हैंड टाइल जो फाइल होती है, ये भी कई तरीके की होती है अलग अलग कामों के अनुसार, इसको हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है। ये जो हाई कार्बन स्टील का बना हुआ जो फाइल है,
इसको हम लोग कटिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं फिटरशॉप के अंदर में। अब हम लोग आते हैं कि हेक्सा फ्रेम। हेक्सा फ्रेम क्या होता है? देखिए, हेक्सा जो होता है वो कटिंग टूल में ही आता है, ये भी हैंड टूल है। तो हेक्सा जो होता है, हेक्सा फ्रेम है, हेक्सा ब्लेड होता है जो कि काटने का कार्य करता है, और हेक्सा फ्रेम है जो उस ब्लेड को पकड़ने का काम करता है, ब्लेड को हैंडल करता है। ठीक है। तो हेक्सा फ्रेम जो होता है वो दो टाइप का होता है। हेक्सा फ्रेम, पहला तो हम जानेंगे कि हेक्सा फ्रेम क्या है। ये जो हेक्सा ब्लेड होता है उस ब्लेड को पकड़ने का काम करता है, जो ब्लेड को हम आसानी से हम वर्कपीस के ऊपर चला सकें। देखिए, हेक्सा हेक्सा फ्रेम में भी कई सारे भाग होते हैं। पहला हैंडल हो गया, ठीक। फिर ये देखिए, हेक्सा ब्लेड जो है इसको पकड़ने के लिए दो एंड होते हैं। पहला तो फिक्स ब्लेड होल्डर जो कि हैंडल के पास में होता है। दूसरा होता है हमारा एडजस्टिंग, है ना, एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर जो होता है, वो ब्लेड को एडजस्ट करने के लिए वो होल्डर में देखिए विंग नट लगा हुआ होता है। जब भी हम विंग नट को ढीला करेंगे तो हम ब्लेड को ढीला या टाइट कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं हेक्सा फ्रेम। देखिए, पहला है सॉलिड हेक्सा फ्रेम और दूसरा है एडजस्टेबल। तो देखिए, हेक्सा फ्रेम जो है वो नॉर्मली ब्लेड के आधार पे लिए जाते हैं। हमारा ब्लेड अगर हमें छोटा या बड़ा इस्तेमाल करना है कार्य के अनुसार, तो हम लोग क्या करेंगे, उस जगह पे एडजस्टेबल फ्रेम जो है हेक्सा का वो हम इस्तेमाल करेंगे। उसमें क्या होता है कि अगर हमारा ब्लेड बहुत ज्यादा छोटा है या फिर बहुत लंबा भी है, एक सीमित लंबाई से लंबा है थोड़ा, ठीक है, तो वो उस जगह पे हम अपने जो हेक्सा फ्रेम है उसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं ब्लेड की लंबाई के अनुसार। लेकिन जो फिक्स है, फिक्स हेक्सा फ्रेम जो है वो एक जगह पे फिक्स होता है। उसके लिए जो ब्लेड चाहिए होता है वो सीमित जो माप होता है सीमित लंबाई का, उसी ब्लेड के लिए उसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड जो लेंथ होता है ब्लेड का, उसी पे हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दो टाइप के हेक्सा फ्रेम्स हैं जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं जनरली में। अब हम लोग आते हैं मार्किंग में। देखिए, हम लोगों ने हैंड टूल के बारे में जान लिया, जनरली जो यूज होते हैं साधारणतः कुछ कुछ, है ना। लेकिन अगर हम मार्किंग, हमें अगर मार्किंग नहीं आया तो हम हैंड टूल का यूज करेंगे कहाँ पे, या फिर हम कटिंग कहाँ करेंगे, कोई भी ऑपरेशन हम कैसे करेंगे। और एक फिटर के लिए सबसे ज्यादा मेन होता है मार्किंग, क्योंकि अगर उसको मार्किंग सही नहीं करेगा वो, तो उसका वर्कपीस सही नहीं बनेगा। ठीक है। तो पर्पज ऑफ मार्किंग देखिए कि मार्किंग को कैसे यूज किया जाता है, क्या इसका पर्पज है, यूज करने का मोटिव क्या है ना। तो पहला है, इट जो मार्किंग होता है वो गाइडलाइन का यूज, मतलब गाइडलाइन का जो तरीका होता है, गाइड हमें गाइड करता है कि हमें क्या चीज कब करना है। ठीक है। जो करेक्ट साइज है, जो हमें वर्कपीस तैयार करना है उसका साइज क्या है। ठीक है, ये चीज हमें आसानी से पता चल जाती है अगर हमने मार्किंग कर रखी है किसी चीज की। ठीक है। अब दूसरा टॉपिक है मार्किंग सेव टाइम, है ना। जो हमारा जो हम किसी भी चीज को बनाते हैं तो हमें हमें समय का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है कि कहीं समय ज्यादा ना लगे, है ना। तो मार्किंग उस जगह पे भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है कि हमारा टाइम बचता है। ठीक है। जो वर्कर है वो तुरंत जान जाता है कि कितनी क्वांटिटी में हमको मशीन और फाइल करना है। ठीक है। मशीनिंग क्रिया हम करेंगे और कितना फाइलिंग करना है, ये हमें मार्किंग के थ्रू आसानी से पता चल जाता है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है आफ्टर मार्किंग, है ना। आफ्टर मार्किंग इट इज नॉट नेसेसरी टू चेक द जॉब फ्रीक्वेंटली, है ना। हमें हर बार मार्किंग अगर हमने एक बार कर दी है बढ़िया तरीके से, है ना, पंचिंग और हैमरिंग के द्वारा, तो हमें बार बार ये चीज चेक करने की जरूरत नहीं है कि हमारा जॉब कहीं छोटा तो नहीं हो गया, कहीं बड़ा नहीं हो गया, कहीं इसका आकार चेंज तो नहीं हो गया। तो ये सारी चीजें हमें जरूरी हो जाती है, मतलब मार्किंग के बाद हमें ये सारी चीजें आसान हो जाती हैं कि हमें दोबारा बार बार चेक नहीं करना होता है किसी चीज को। उसके बाद है चौथा पॉइंट, वर्कर विल नो, है ना, द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट आउट आफ्टर मार्किंग। देखिए, मार्किंग के बाद हमें ये चीज पता होता है कि हमें जो सीक्वेंस है, पहले हमें कौन सा टूल यूज करना है, फिर उसके बाद कौन सा टूल यूज करना है, कौन सी मशीनिंग प्रक्रियाएं यूज करनी है, ऑपरेशन, है ना। तो ये सीक्वेंस पता चल जाता है मार्किंग के बाद। अगर हमें जैसे कटिंग करना है, उसके बाद ड्रिल करना है उसमें, फिर उसके बाद ऑपरेशन करना है, तो ये हमें मार्किंग के थ्रू पता चल जाता है कि हमें पहले कौन सा ऑपरेशन करना है, फिर उसके बाद कौन सा ऑपरेशन करना है। तो ये कुछ पर्पस थे जो मार्किंग के हैं। ठीक है। इन तरीकों के द्वारा इन ये मार्किंग के ये फायदे हैं, ये कह लीजिए कि एक तरीके से हमें गाइड करता है किसी भी चीज को एक फिट करने के लिए, किसी भी वर्क पीस को बनाने के लिए। तो हम लोग मार्किंग टूल के बारे में कुछ जानेंगे। मार्किंग टूल क्या होते हैं? देखिए, मार्किंग हम लोगों ने जान लिया, उसका पर्पस जान लिया, लेकिन मार्किंग टूल्स भी जानने जरूरी है। मार्किंग टूल्स में देखिए,
हमें वर्कपीस को अगर खड़ा करना है, हमारा पतला वर्कपीस है या फिर कोई ऐसा वर्कपीस है जो खड़ा नहीं हो पा रहा, तो हमें मार्किंग के लिए क्या करना होगा, सॉलिड एंगल प्लेट जो एंगल 90, ये हमेशा ये प्लेट जो होते हैं ये 90 डिग्री पे एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। ये प्लेन सरफेस के होते हैं। इसमें दो टाइप होते हैं, एक स्लॉटेड एंगल प्लेट है ना, और होता है दूसरा सॉलिड एंगल प्लेट। सॉलिड एंगल प्लेट जो होता है वो हम ऐसे वर्क पीसेस के लिए यूज करते हैं जो कि स्ट्रेट है, जो समतल जगह पे आसानी से खड़े हो सकते हैं। लेकिन जो स्लॉटेड एंगल प्लेट है उसका हम यूज करते हैं जहां पे हमारा वर्कपीस ऐसी स्थिति में है कि हम उसको खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो स्लॉटेड एंगल प्लेट में क्या होता है, इसमें हम वर्कपीस को उस स्थिति में करके उसपे हम नट और बोल्ट के द्वारा उसको सहारा दे सकते हैं, उसको खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है डिवाइडर, ये भी हमारा मार्किंग टूल है, ठीक है। स्टील रूल, ये भी हमारा मार्किंग टूल है। और सबसे ज्यादा जरूरी है हैमरिंग, है ना। सेंटर पंच और हैमर, पंच के बारे में हम लोग आगे जानेंगे कि पंच कितने टाइप के होते हैं और इनका क्या क्या काम होता है। लेकिन नॉर्मली मार्किंग के लिए जब भी हमको कहीं मार्किंग करनी होती है किसी लोहे के ऊपर, किसी प्लेट के ऊपर, है ना, या फिर रॉ मटेरियल में, तो हम पंच, सेंटर पंच का और बॉल पिन हैमर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अगर हमें टेम्पररी मार्किंग करनी है ना, सेंटर पंच और जो हैमर हो गया ये तो हमारा परमानेंट मार्किंग का काम हो गया। लेकिन अगर टेम्पररी हमें मार्किंग करनी है तो हम स्क्राइबर के द्वारा करते हैं। स्क्राइबर एक हाई कार्बन स्टील या फिर हाई स्पीड स्टील के मटेरियल का बना हुआ एक नुकीला सा खुरचुनी होता है, ठीक है। इसके द्वारा हम लोहे पे कोई भी आकृति बनाते हैं तो एक चमकीला सा उभरा हुआ निशान हमें प्राप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।